एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट बताओ। ऑडिट फायदेमंद चीज है या बेकार की चीज है? फायदेमंद चीज है सर। सबसे पहला स्टेक होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे जरा बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स? और कोई जवाब? परफेक्ट परफेक्ट। स्टेक होल्डर्स कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी जिसका 1 रुपए का भी मॉनेटरी इंटरेस्ट कंपनी के अंदर है, उसे बोलते हैं स्टेक होल्डर। और शेयर होल्डर वो आदमी जिसने कंपनी का शेयर खरीदा हुआ होता है, उसे बोलते हैं शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर वाइडर टर्म है, शेयर होल्डर नैरो टर्म है। बताना एम्प्लॉय स्टेक होल्डर होता है या नहीं होता? हाँ, क्यों होता है? उसका कौन सा 1 रुपए स्टेक कंपनी में है? सैलरी लेनी है, बोनस लेना है, ग्रेचुइटी लेनी है, प्रोविडेंट फंड लेना है, लीव एनकैशमेंट लेना है। तो एम्प्लॉय जो है वो स्टेक होल्डर होगा किसी भी कंपनी का। अब बताना जरा, क्या शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स भी होते हैं कंपनी के? हाँ, शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। जिस बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है, क्या वो भी मेरा स्टेक होल्डर है? हाँ, वो भी है, क्योंकि मैं इस बैंक से बैंक ओडी लिमिट लूंगा, कैश क्रेडिट लूंगा। कल को रीपे ना करूं तो फंस जाऊंगा। और कल को अगर मेरा इंसॉल्वेंसी की बात आ गई, मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करूं, तो बैंक वालों के पास कितना पैसा रखा है वही सारे क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो भी स्टेक होल्डर है। सो प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, स्टेक होल्डर का बेनिफिट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज पे मॉरल चेक रखता है, एम्प्लॉइज क्या काम सही कर रहे हैं, क्या काम गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को भाई मॉनिटर करता है। एम्प्लॉय के मन में डर रहता है ना कि अरे ऑडिटर आने वाले हैं, तो इसलिए कोई गड़बड़ी मत करो क्योंकि ऑडिटर पकड़ लेंगे। तो ऑडिटर का डर, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज रहता है। एम्प्लॉइज रिमेन अलर्ट एंड विजाइल। जो एम्प्लॉइज हैं वो आंख खोल के काम करते हैं, अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है साल के एंड में ऑडिटर आने वाला है। अगर उन्हें कोई गलती करी तो उनका गलती पकड़ी जाएगी और एमडी तक कंप्लेंट हो जाएगी। सो द एम्प्लॉय बिकम्स अलर्ट एंड विजाइल। इंप्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को इंप्रूव कर देता है, जो कि गवर्नमेंट यूज़ में लेती है। थर्ड पार्टी लाइक बैंक्स वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ में लेती है लोन ग्रांट करने के लिए। कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, मतलब अपना कोई बिजनेस बेच रहे हो, किसी और का बिजनेस कोई खरीद रहे हो, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई जो डिपार्टमेंट है उसको चेंज कर रहे हो, डिपार्टमेंट कोई फेरबदल कर रहे हो, सब चीज़ों के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग एसेट्स हमारे पास कितने हैं। तो बेचते हुए भी, खरीदते हुए भी, कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो अपने बिजनेस में, सब में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज। ये बता दो जरा, लॉस और वेस्टेज कैसे डिटेक्ट हो जाता है? तो बताना जरा, एरर और वेस्टेज कैसे कब हो जाता है ऑडिट करने से? एरर और वेस्टेज कैसे, वेस्टेज और लॉस, एरर नहीं, वेस्टेज और लॉस कैसे कम हो जाता है ऑडिट करने से? वेस्टेज और लॉस बचता कैसे है? परफेक्ट। सबसे बड़ी बात ऑडिट की क्या है भाई? ऑडिटर पता है क्या देखता है? फंड्स कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एफएम में पढ़ा है क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है। ऑडिटर जो है बस इन दो चीजों को चेक कर लेता है, आपका पैसा कहां से आ रहा है और उन्हें आप कहां लगा रहे हो। और ऑडिटर बता देता है यहां पैसा गलत लगा रहे हो, आपको यहां पैसा नहीं लगाना चाहिए, यहां आपका लॉस ज्यादा हो रहा है, यहां आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो कोई भी लॉस या वेस्टेज है, ऑडिट उसे इमीडिएटली पकड़ लेता है। क्योंकि एक और खास बात है भाई ऑडिट में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑडिट में जो बैलेंस शीट होती है उसमें 2 साल की फिगर्स जाती हैं, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। और जहां प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों की फिगर्स तुम्हें दे दी जाएंगी, वहां पर तुम आराम से पकड़ लोगे कि पिछले साल क्या आपका अमाउंट था, इस साल क्या अमाउंट है। तो आप लोगों ने टेस्ट दिया, मैंने उस टेस्ट के मार्क्स आपको बता दिए, यूजफुल नहीं है।
अगर मैंने दूसरा जो टेस्ट दिया उसमें आपको 2 मार्क्स बताए, पिछले टेस्ट के मार्क्स और करंट टेस्ट के मार्क्स आपके लिए ज्यादा यूजफुल हैं। आप कंपेयर करके बता पाओगे सर यहां मैंने इंप्रूव किया, ऑडिट में मैंने इंप्रूव किया, कंपनी अकाउंट्स में मैं डिक्रीज हुआ, तो कंपैरिजन ज्यादा अच्छा रहता है। सो क्योंकि ऑडिट में कंपैरिजन होता है, इस वजह से भी भाई हमारा वेस्टेज एंड लॉस पकड़ा जाता है, एकदम हम पकड़ लेते हैं एक्सपेंसेस को। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स, कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा हमारे पास कौन सा हथियार है भाई, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें सारी चीजें पता लग जाएंगी, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब हमारे ऑडिट में कुछ कमियां भी हैं, हाँ जी हाँ सर, हमारे ऑडिट में कुछ कमियां भी हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, लिमिटेशंस का क्या मतलब होता है, ड्रॉबैक, बुराइयां। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं भाई ऑडिट के, ठीक है, कुछ ऑडिट के में प्रॉब्लम्स भी हैं। नंबर 1, डजंट गारंटी फ्यूचर वायबिलिटी और प्रॉफिट्स। ऑडिट किसी भी तरह यह इंश्योर नहीं करता कि अगर इस साल प्रॉफिट हुआ है तो अगले साल भी होगा, गारंटी नहीं है भाई इस चीज की कि अगर इस साल किसी कंपनी ने प्रॉफिट किया अगले साल पक्का होगा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इट डज नॉट गारंटी फ्यूचर प्रॉफिट्स और फ्यूचर वायबिलिटी। हाँ, ट्रेंड जरूर बता सकता है, लेकिन ठप्पा लगा के गारंटी के साथ ये नहीं दे सकता कि हाँ अगले साल प्रॉफिट होगा ही होगा। सो ऑडिट डजंट गारंटी द फ्यूचर प्रॉफिट्स और वायबिलिटी। डज नॉट गारंटी ऑल मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी डिटेक्टेड। जरूरी नहीं है कि सारे एरर्स पकड़े ही जाएं। डिटेक्टेड वर्ड का क्या मतलब, पकड़े ही जाएं। सर क्यों सर, आप तो चेकिंग कर रहे हो, ऐसा क्यों होगा क्योंकि आप सारे एरर नहीं पकड़ोगे? सारे एरर पकड़ने चाहिए आपको, बताओ। इंसान तो हो, लेकिन क्या रीजन है कि वो गलती हो जाएगी कि तुम सारे एरर नहीं पकड़ पाओगे? जब तुम ऑडिट कर रहे हो भाई तो पकड़ो ना सारे एरर। हाँ जी, वो तो फ्रॉड हो गया, मैं एरर की बात कर रहा हूं, गलती है, तुम क्यों नहीं पकड़ पाओगे सारी? परफेक्ट आंसर ये है। क्या आप 100% इनवॉइसेस चेक करते हो? नहीं ना। आप 100 में से कितने इनवॉइसेस चेक करोगे? 20, 30, 50? अगर गलती उन बैलेंस 50 में निकली तो क्या करोगे? तो लिमिटेशन है भाई। ऐसा नहीं कि हम गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वो जो अभी इसने लॉजिक, हम इंसान है भाई, इंसानों से गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है। ऑडिट का जो नेचर है वो अपने आप में ही सिलेक्टिव टेस्टिंग करता है, जिसकी वजह से एरर होने का चांस रह जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे एरर होंगे। 100% एक्यूरेसी हम गारंटी नहीं करते भाई, हम एक रीजनेबल एक्यूरेसी गारंटी करते हैं, ठीक है। सो डज नॉट गारंटी ऑल मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी डिटेक्टेड ड्यू टू टेस्ट चेकिंग। चेकिंग जो होती है वो टेस्ट बेसिस पे होती है। इसके नीचे लिखो नॉट 100%। इसके नीचे लिखो नॉट 100%, ठीक है। एविडेंस बीइंग परसुएसिव एंड नॉट कंक्लूसिव, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जो एविडेंस होता है ऑडिट में वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। डिफरेंस बता दो परसुएसिव और कंक्लूसिव में। परफेक्ट। कंक्लूसिव का मतलब 100% डिसाइसिव, 100% बता देगा कि ट्रांजैक्शन क्या है। और परसुएसिव का मतलब क्या मतलब? मोर देन 50% डिसाइसिव, मतलब मोटा मोटा आपको बता देगा कि हाँ ये चीज ये है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। अच्छा बताना, अगर मुझे एग्जैक्ट कंक्लूजन चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, तो मुझे ऑडिट के बाद क्या करवाना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन। सृष्टि याद आ गया? क्या होता है इन्वेस्टिगेशन? परफेक्ट, परफेक्ट। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ऑडिट के बाद आप खुद वहां पर जाओगे और खुद इन डेप्थ एनालिसिस करोगे। आप व्योमकेश बख्शी बन जाओगे या फिर आप कोई जासूस बन जाओगे और जासूस बन के वहां पर एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करने चले जाओगे, जो मैंने गलती करी थी। बिल्कुल। नेक्स्ट, इनहेरेंट लिमिटेशंस लाइक मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स एस्टिमेशन। तो कुछ भाई इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी। अब बताना जरा, तुमने कभी नाम सुना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट? सुना है क्या? अब एक बात बता दो जरा, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? अरे तुम क्या पंडित हो जो तुम्हें पता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट इतना बनने वाला है जी, मैंने फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर लिया? क्या तुम पंडित हो? ये क्या है? ये परफेक्ट एस्टिमेट है भाई। ये क्या एस्टिमेट को एक रॉ लैंग्वेज में, टपोरी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज कर लूं क्या एस्टिमेट के लिए? तुक्का है, तुक्का।
अब बताना तो क्या क्या गलत भी हो सकता है। उठा लो फोन, वो मिस कर रही है। हाँ तो क्या हो गया, अननोन नंबर से तो बहुत तुम्हारे को कॉल्स आती हैं। कितने दिन से नहीं नहाए तुम? कितने दिन लगे? ठंड लग रही है, ये देखो सर फिर आ गया पता नहीं। तो बता दो जरा, क्या प्रोविजन तुक्का है? एक तुक्का। अब सुनना भाई, तुक्के का कोई ऑडिट कैसे कर सकता है? मैं कह रहा हूं मेरे इस बैच में करीबन करीबन टोटल जब बैच खत्म होगा तो 50 स्टूडेंट्स एनरोल हो जाएंगे। क्या ये तुक्का है? मेरा एस्टिमेट है बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस, या मैं भविष्यवक्ता हूं मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता सकता हूं। मेरे सामने बॉल रखी है कांच की और से मैं गोल गोल करके दे रहा हूं, अरे 50 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं। क्या ये तुक्का है या फिर ये सिर्फ एक एस्टिमेट है? एस्टिमेट है। अब बताओ इसका, मैं तुम्हें कहता हूं तुम जरा ऑडिट कर दो इसका, क्या तुम ऑडिट कर सकते हो इसका? इस दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो तुक्के का ऑडिट कर सकता है। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में कई सारे हेड्स तुक्के ही होते हैं, कई सारे हेड्स एस्टिमेट होते हैं, और उनका ऑडिट करना 50-50 का मामला है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यह है भाई इनहेरेंट लिमिटेशन लाइक मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, एस्टिमेशन एटसेट्रा। और कई बार जो मैनेजमेंट है वो ही अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड कर देता है। मैनेजमेंट कई बार अपने कंट्रोल डालता है, जैसे मैनेजमेंट ने एमडी से कहा 5 लाख रुपए ज्यादा खर्चा, एमडी अप्रूव करेगा, लेकिन जल्दबाजी थी, एमडी अवेलेबल नहीं था। मैनेजमेंट ने कहा छोड़ो ना, जनरल मैनेजर साइन करा दो और आगे काम चलाओ। मैनेजमेंट ने अपना कंट्रोल तोड़ दिया। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है जब जल्दी जल्दी होती है। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है हमारे अकाउंट्स में कि ऐसा हो सकता है कि एस्टिमेशन आ जाए जहां आप ऑडिट कर ही ना पाओ। जरा ऑडिट कंप्लीट मुझे करके दिखा दो, एस्टिमेशन का ऑडिट मुझे करके दिखा दो, इम्पॉसिबल है, कोई एक्यूरेसी से कर ही नहीं सकता। वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है और मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आया? दोनों चीजें समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब भाई यहां पर वो तुम्हारा वाला पॉइंट सही है जो ये कह रहा था ना, सर हम भी तो इंसान हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करता है ऑडिटर की कि ऑडिटर भी इंसान है। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिटर को रखना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस मतलब केयर रखना चाहिए, केयरलेसली काम नहीं करना चाहिए, केयरफुल होकर काम करना चाहिए। बट फिर भी ड्यू केयर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर विच इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय ऑडिटर। का भाई कॉम्प्रोमाइज कहां होता है? ड्यू केयर। नंबर 1, रिस्क ऑफ एरर एंड फ्रॉड। जहां पर भी फ्रॉड एंड एरर का रिस्क है वहां पर ऑडिटर का जो ये भाई केयर रखने का मामला है ये गड़बड़ा जाता है। पता है मुझे एक सीएफओ की बात हमेशा याद रहती है। मुझे एक सीएफओ ने कहा था, निखिल सर जो ऑडिट मैंने किया है वो आप कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि जो टॉप लेवल सीएफओ जिस ऑडिट में इन्वॉल्व है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जहां मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होता है ऑडिट में, उसको पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऑडिटर चाहे लाख स्टेप ले, अरे बताओ जरा सत्यम का फ्रॉड 5 या 6 साल बाद क्यों पकड़ा गया? जब पहले साल वो उन्होंने करना शुरू किया था तभी क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि इस तरह करा जाता है कि ऑडिटर के लिए सारी जाल बिछाया जाता है कि ऑडिटर जहां जहां चेकिंग करेगा उन्होंने एरिया को एकदम सही रखो, डॉक्यूमेंट नकली बना के रखो। इस तरह क्रिएट किया जाता है कि ऑडिटर पकड़ ही नहीं पाता। भाई आप लोग रात को आए 2 बजे किसी पार्टी से वापस, आपने अपनी मम्मी को बोला था मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, आप 2 बजे आए, तो आप किस तरह फूक फूक के कदम रखोगे अपने कमरे में? आप दिमाग लगाओगे भाई सो रहा होगा, भाई से बोलता हूँ चाबी बाहर डिलीवर करा जाए, छज्जे से चाबी को नीचे गिर दे, उसे बोलूंगा कपड़े भी मेरे जो नाइट सूट है वो नीचे फेंक दे ताकि मैं कपड़े उतार के नाइट सूट पहन लूँ। अगर मम्मी जाग भी गई, अंदर मैं घुसा, मैं कहूँगा अरे बाहर कुत्ता भौंक रहा था, मैं उसको चुप कराने गया था, मुझे नींद नहीं आ रही, नाइट सूट पहन लूंगा, मैं अंदर घुसूंगा। आप इस तरह से एकदम चौंक के एकदम सतर्क रह के एक एक स्टेप रखते हो ना। तो ऐसे ही ऑडिटर जब फ्रॉड करना चाहे, सीएफओ जब फ्रॉड करना चाहे, तो ऑडिटर जो जो चीजें चेक करता है उन सबको कर्व कर सकता है। सो ऑडिटर चाहे जितना भी समझदार हो, जितना भी केयरफुल हो, जितना भी नॉलेजेबल हो, एक रिस्क हमेशा रहता है, जहां मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी फ्रॉड में वहां फ्रॉड पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देन रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट जो बात बोलती है वो उस पर रिलाय करना एक भाई सौदा मुश्किल होता है। मैनेजमेंट जो चीज़ बोली हमें उसको ऑडिट करना है, हमें उससे डॉक्यूमेंट्स लेने ज़रूरी हैं, तभी जाके ऑडिट का प्रॉपर पता लगता है। नेक्स्ट इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है ज़रा लिखो, ये लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट आइटम्स इन कंपैरिजन ऑफ अदर आइटम्स। तो भाई इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ऑडिट करना है या नहीं करना। मैंने अभी तुम्हें इस क्लास के शुरू में बताया था ना, कुछ ऐसे अकाउंटिंग हेड जरूर होते हैं जहां तुम बोलोगे इसका मैं ऑडिट नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे अकाउंटिंग हेड जरूर होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ अकाउंट्स का ऑडिट ना करना, बहुत छोटे अकाउंट है नहीं ऑडिट किया। अब सुनो, जिसका ऑडिट नहीं किया था वहीं फ्रॉड बैठा हुआ था।
क्या इसका चांस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अब सुनो, मैं एक क्लाइंट पे गया, अब मैं उस समय जूनियर था बहुत, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। मैंने खर्चा देखा, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, पता है कितने रुपए का था? 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। कंपनी की बैलेंस शीट करोड़ों रुपए की। मैं कहा है 60,000 रुपीज़ लीगल एंड प्रोफेशनल, हट परे। मैंने उसे ऑडिट ही नहीं किया, मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने ऑडिट ही नहीं किया उसका। क्यों? क्योंकि मुझे लगा इतना छोटा सा टुच्चू सा अमाउंट है 60,000 रुपये। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस, किसी लॉयर को फीस दी होगी भाई, कोई लीगल खर्चा वर्चा कराया होगा, कुछ स्टैम्प ड्यूटी, कुछ स्टैम्प पेपर बनवाए होंगे ऐसा। मैं कहा हट, मैंने किया ही नहीं ऑडिट। अगले दिन मेरा मैनेजर आया, फिर समझ रहे हो तुम आगे क्या हुआ होगा। मेरे मैनेजर ने मुझे बोला ये इसका ऑडिट कहाँ है? मैंने कहा सर किया ही नहीं, मटीरियलिटी से नीचे, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट, छी हट, टुच्चू मुच्चू, इसका क्या करना? चिल्लड़े से 60,000 रुपये का क्या ऑडिट करना? मैनेजर ने मुझे बताया ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल अकाउंट्स है किसी भी अकाउंट्स का। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ये 60,000 रुपये, करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट है, 60,000 रुपये कैसे क्रिटिकल हो गया? तो मैनेजर ने पूरे इनवॉइसेस निकाले। इनवॉइसेस में कंपनी जो केसेस लड़ रही थी उसकी डिटेल्स हमें पता लगी, और पता लगा कि कंपनी के ऊपर एक ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का केस चल रहा था। ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, सपोज आप लोग यहां सामने एक एकेडमी खोलो और उस एकेडमी का नाम हो ब्राइटेस्ट विजन एकेडमी। ब्राइट विजन एकेडमी का आपने क्या कर दिया? ब्राइटेस्ट विजन एकेडमी। तो क्या आप ब्रांड को इन्फ्रिंज कर रहे हो? हाँ, आप ब्रांड को इन्फ्रिंज कर रहे हो। इज इट सिमिलर टू सम अदर ब्रांड? यस, इट इज सिमिलर टू सम अदर ब्रांड। क्या आपने मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो एकदम आप देखो अरे ये प्रोडक्ट आपने उठा, अरे ये तो नकली है, रख दिया। बिस्लेरी देखी? बिस्लेरी, वहां कहीं होती है बिलसेरी, कहीं होती है बिस्लेरी, कहीं कुछ नॉन, ऐसे कुछ वर्ड्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इसे बोलते हैं ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट। मैंने मैनेजर से पूछा, हाँ तो लड़ रहा है तो लड़ रहा है, क्या हो गया? 60,000 रुपये उस वकील को दिए जो केस लड़ रहा है ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का, इसमें क्या फर्क पड़ गया? क्या तुम्हें लगता है कोई फर्क पड़ा? क्या तुम्हें लगता है कोई फर्क पड़ा? क्या क्या फर्क पड़ा? ऐसा क्या बड़ी बात हो गई? ऐसा क्या आसमान नीचे आ गया? परफेक्ट। ये केस हारते ही कंपनी में ताला लग जाएगा। जैसे ही ये केस अगर हारे हम, अगर, तो कंपनी में ताला लग जाएगा। इससे बड़ी और क्या सिग्निफिकेंट बात हो सकती है? इससे बड़ी और क्या मटेरियल बात हो सकती है? क्या हो सकती है इससे बड़ी कोई बात इस दुनिया में कि कंपनी में ताला लग जाए? नहीं हो सकती। तो क्या ये शेयर होल्डर्स के नजर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अभी केस हम हारे नहीं हैं, लेकिन जब केस लड़ रहे हैं, क्या शेयर होल्डर के नजर में ये बात आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। तो सोचो, मैं क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था अरे तो अनइम्पॉर्टेंट है, मटीरियलिटी के नीचे है, छोड़ो ना, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या इसमें कुछ निकला? बिल्कुल निकला। तो मटीरियलिटी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। कई ऑडिटर्स मटीरियलिटी बोल के कोई हेड्स को छोड़ देते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ जाती है बात। तो ये रिस्क है भाई, ये ड्रॉबैक है ऑडिट का। ठीक है भाई। अच्छा सुनो, ये ड्रॉबैक दूर कैसे होता है? एक्सपीरियंस से। मेरा मैनेजर एक्सपीरियंस था ना, उसे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कोई बुक नहीं पढ़ाएगी तुम्हें ये बात। ये जब तुम अपने मैनेजर के साथ बैठोगे और जब ऑडिट कर रहे होगे, जब एक्चुअली से देख रहे होगे, तब पता लगेगी। तो ये सब बातें एक्सपीरियंस से पता लगती हैं कि मटेरियलिटी में कौन सी, कहाँ मटेरियलिटी को के छोड़ दो, क्या हम नहीं छोड़ो। ये सब चीज़ें आपके गट फीलिंग और आपकी मटेरियलिटी से बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। ठीक है। और लास्ट टॉपिक है भाई, टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, 2 टाइप के ऑडिट तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताए हुए हैं, बता दो जरा। परफेक्ट। स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। बता दो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? जो लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाता है, ये तो करना ही करना है, मैंडेटरी करना ही करना है। इट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। इसके एग्जांपल दे दो। फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट और टैक्स ऑडिट। सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स ऑडिट करवाना है। और होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट आपके भाई किसी भी टाइप के ऑडिट हो सकते हैं। आपने अपने ऑडिट, जैसे मैंने एक ऑडिट किया है, मैंने एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने क्या, हमें क्यों हायर किया था? हमें इसलिए हायर किया था, जो आप सिम खरीदते हो, सिम, अब जो सिम होते हैं ना, वो 250 रुपये का सिम होता है, प्रीपेड की बात कर रहा हूँ, पोस्टपेड की नहीं। 250 रुपये का सिम है, ठीक है। 250 रुपये का सिम कंपनी ने बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा आगे कस्टमर को। ये चेन चलता है। अब कंपनी ये जानना चाहती थी कि जिस ईयर में हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, 250 रुपये के सिम बेचे,
हमें ये इंसर्टेन करना है कि उसी ईयर में ये सिम एक्टिवेट भी हो गया हो, क्योंकि अगर सिम एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे पहले बताओ, दो बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? कंपनी ने बेचा सिम किस महीने में? अक्टूबर के महीने में। अरे एक्टिवेट कब हुआ? जनवरी या फरवरी के महीने में, क्योंकि 3-4 महीने लग गए बिकते बिकते, आगे आते आते। अब कंपनी जानना चाहती है, हमने तो बेच दिया, लेकिन जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक क्या उसका रेवेन्यू बुक करना चाहिए? नहीं का? लेकिन कंपनी के पास पैसे आ गए, हाँ कंपनी के पास पैसे आ गए। अब हमें हायर किया गया ये देखने के लिए कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंपनी कर रही है ठीक कर रही है या गलत कर रही है। बताना, स्टैट्यूटरी ऑडिट या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट? हो सकता है ये फाइनेंशियल ऑडिट हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है? हो सकता है फाइनेंशियल ऑडिट हो। और एक बात बताओ, फाइनेंशियल ऑडिट होता तो सिर्फ रेवेन्यू का होता या ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता? परफेक्ट। फाइनेंशियल ऑडिट कभी भी किसी एक आइटम का नहीं हो सकता, इट हैज टू बी फॉर द एंटायर बैलेंस शीट और द पीएनएल अकाउंट। बताओ डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वॉलंटरी ऑडिट या प्राइवेट ऑडिट, दूसरा है स्टैट्यूटरी ऑडिट। लॉ की एनफोर्सिएबिलिटी, लॉ किसको मैंडेटरी करता है, किसको मैंडेटरी नहीं करता। ठीक है, पहले वाला डिस्टिंक्शन समझ में आया। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्या करना चाह रहे हो ऑडिट में, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट मैटर ये दोनों सिमिलर हैं भाई। ठीक है, एग्जाम में आप इंटरचेंजेबली दोनों को लिख सकते हो। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो ऑडिट का क्या नाम है? बिना नीचे देखे बताओ। अगर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कॉस्ट शीट है तो ऑडिट, अगर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स को ऑडिट करना है तो ऑडिट कौन सा है? अगर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जीएसटी पेमेंट्स को चेक करना है तो जीएसटी ऑडिट। टैक्स ऑडिट नहीं, टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स होता है। ठीक है, अगर ऑडिट का पर्पस इनकम टैक्स प्रोविजंस को चेक करना है तो कौन सा ऑडिट है? अगर ऑडिट का पर्पस जो मर्जर एक्विजिशन डील हुई है उस डील का वैलिडिटी चेक करना है कि वो डील सही टर्म्स एंड कंडीशन में हुई नहीं हुई, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है ड्यू डिलिजेंस। सो इस तरह जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, ऑब्जेक्टिव के अनुसार अगर आप ऑडिट को बाइफिकेट करते हो तो वो ये सारे ऑडिट हैं भाई। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट। अरे भाई बताना है फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? ये है भाई वो चीज जो होती है इन्वेस्टिगेशन। क्या ये सिर्फ ऑडिट होता है? ये ऑडिट से कुछ ज्यादा होता है। परफेक्ट, ये ऑडिट से ज्यादा होता है, और मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया कितना ज्यादा होता है ऑडिट से। ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिट, सोशल ऑडिट, सोसाइटी का ऑडिट होता है, सोशल ऑडिट सोसाइटी का। चलो इसका एग्जांपल दूं तगड़ा। मैं जब केपीएमजी में वर्क करता था तो उस समय हमारे साथ एक कॉलीग थी मेरी जो सोशल ऑडिट करती थी। मैंने उनकी क्वालिफिकेशन पूछी, उन्होंने कहा मैंने तो एमबीए कर रखा है सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रखा है। मैंने कहा सोशियोलॉजी में मास्टर्स करा हुआ है तो ये ऑडिट कैसे कर रही हैं? तुम लोग बताओ, सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है तो ये ऑडिट कैसे कर रही हैं? परफेक्ट। अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? वो स्टैट्यूटरी ऑडिट थोड़ी है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वहां सीएसीएससीएम की जरूरत होती है। क्या सोशल ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट है? नहीं, ये तो ग्रेजुएट भी कर सकता है, एक्सपीरियंस चाहिए बस। तो मेरे सवाल में मुझे जवाब मिल गया। आप क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो ना, आपको जवाब मिल गया। क्या जवाब मिल गया? अच्छा है, सोशियोलॉजी में ये एक्सपर्ट है इसलिए इन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं किया, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट किया। ठीक है, अब उन्होंने मुझे बताया सोशल ऑडिट होता क्या है। ये केपीएमजी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं भाई। सोशल ऑडिट ये होता है सोसाइटी में जो न्यूआंसेस मौजूद हैं, जो मिसक्रियांट्स मौजूद हैं, उनको पकड़ना इस सोशल ऑडिट। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जो रेड लाइट एरिया होता है ना यूपी में, दिल्ली में, क्या होता है रेड लाइट एरिया? हाँ, जहाँ रेड लाइट रेड और ग्रीन और येलो होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी होती है, डफर क्रिटिकल एरिया होता है रेड लाइट। तो रेड लाइट एरिया इज द एरिया जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन होता है, एंड प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल इन इंडिया। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोस्टिट्यूशन को जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो लोग हैं जो इस एक्टिविटी में संलग्न हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनको गवर्नमेंट क्या संभालेगी। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। और ना केवल इंडिया की गवर्नमेंट बल्कि दिल्ली की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र, सारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस एरिया को लेकर। उसे बोलते हैं रेड लाइट एरिया। तो सोशल ऑडिट जो हमारी कंपनी को एक असाइनमेंट मिला था, वो असाइनमेंट मिला था, एक गवर्नमेंट ने उन्हें हायर किया था कि आप एक सोशल ऑडिट करके बताओ कि जो रेड लाइट एरिया है उसमें जो कंडीशंस हैं, क्या वो लिविंग कंडीशन हेल्दी हैं या नहीं है, उन्हें बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं क्या, और क्या अंडर एज लोगों को वहां पर कहीं
कुछ गलत काम उनके साथ तो नहीं हो रहा, ये चीज़ ऑडिट करके प्लीज़ हमें बताओ। गवर्नमेंट ने असाइनमेंट दिया किसको, केपीएमजी को असाइनमेंट दिया। तो ये लेडी जो मेरे साथ कैब में जाती थी, ये गई वहाँ पर, इन्होंने कहा हम पुलिस के साथ वहाँ गए थे क्योंकि पुलिस के बगैर ये काम नहीं हो सकता, हम पुलिस के साथ वहाँ गए थे और हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसा अगर मतलब हो, हमने सारे कमरे छाने तो हमें कुछ भी गड़बड़, कोई भी संदिग्ध, कोई अजीब सी एक्टिविटी नहीं दिखी। ठीक है, एकदम से जो डक्ट पाइप होता है ना, डक्ट पाइप पता है क्या होता है, जहाँ जैसे एसी का डक्ट आता है हवा से, वहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। तो मुझे वहाँ के ओनर्स ने कहा सर यहाँ चूहे हैं बहुत ज़्यादा, तो चूहे वो है कई बार आवाज़ करते हैं। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। एक ना बिल्कुल सामने की तरफ एक टीवी रखा था, टीवी, आप कहते पुराने ज़माने में टीवी होता था जो डिब्बे होता था, डिब्बा जब ऐसे खुलता था डिब्बा, लकड़ी का डिब्बा होता था पहले, टीवी मोटे वाले होते थे, अभी एलईडी स्क्रीन वाले नहीं होते थे, चौड़े वाले डिब्बे होते थे, इतना चौड़ा स्क्वायर सा टीवी होता था पहले के ज़माने में। आपने कहीं पुरानी टीवी भी कहीं पिक्चर में देखा होगा, उसके कवर होते थे लकड़ी के, उस लकड़ी के कवर के अंदर टीवी रखा जाता था। सामने एक टीवी का कवर रखा था जिसके अंदर ताला लगा हुआ था। तो मेरे को वो कहती है, मेरे को शक आया, टीवी के कवर में ताला लगाने की क्या जरूरत है भाई, कोई सोना चांदी थोड़ा रखा है उसके अंदर। मुझे शक आया, मुझे दो बातों पे शक आया, डक्ट से ये आवाज़ क्यों आ रही है और टीवी का कवर क्यों ताला लगा हुआ है। हमने अपना सारा काम खत्म किया, हम निकलने ही वाले थे, एकदम मेरी सिक्स सेंस ने मुझे आवाज़ दी और मुझे बोला कि पुलिस को बोलो कि डक्ट चेक करें एसी के और टीवी का वो कवर खुलवाएं। वहाँ का जो मैनेजमेंट था, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं खुलवाएंगे। ये खूब वो रेजिस्ट करने लगे और जितना वो लोग रेजिस्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा मेरा जो शक था वो यकीन में बदला जा रहा था, यहाँ कुछ गड़बड़ी है। जैसे वो टीवी का कवर खुला, उसके अंदर से 8 लड़कियाँ जो इस टीवी के अंदर थीं वो बाहर निकाली गई, बहुत छोटी एज की। और डक्ट जो था, डक्ट के अंदर भी गर्ल्स थीं छोटी छोटी एज की, जिनको छुपा रखा था ताकि हमारी नज़र में वो ना आए। हमने पकड़ा, हमने उनकी रिपोर्टिंग करी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने एडिक्वेट एक्शंस ली। तो गवर्नमेंट समय समय पर सोशल ऑडिट करवाती रहती है ताकि सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इस चीज़ की एक गवर्नमेंट को आइडिया तो होता है, लेकिन एक रिपोर्ट आ जाती है ना, तो एक पुख्ता एविडेंस मिल जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसे कहते हैं सोशल ऑडिट। मतलब बात समझ में आई? अच्छा बता दो, स्टैट्यूटरी ऑडिट है या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है? नॉन स्टैट्यूटरी, गवर्नमेंट चाहे कराए ना चाहे ना कराए, कोई लॉ नहीं कहता परमानेंटली करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, एनजीओ के भी ऑडिट आ जाते हैं। जो एनजीओ है ना, जो किसी भी तरह की धांधलेबाजी कर रहे हैं, ब्लैक का मनी वाइट करते हैं एनजीओ। आप अपना ब्लैक का मनी दो, वो वाइट होकर आपको दे देगा एनजीओ। एनजीओ का बहुत तगड़ा कई बार बिजनेस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इनकम टैक्स की क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पर ब्लैक की इनकम को वाइट करने का तरीका एनजीओ होता है। तो ये सारा होता है सोशल ऑडिट। एनजीओ का ऑडिट कौन करता है? कोई भी, ये कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है। एनजीओ का अगर फाइनेंशियल ऑडिट करना है तो सीए करेगा, जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है। लेकिन अगर सोशल ऑडिट करना है कि एनजीओ ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है? नहीं, सोशल ऑडिट में ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन इज इररिलेवेंट। अगर आपको एक्सपीरियंस है रेड लाइट एरिया में काम करने का, वहाँ पर उनके लोगों से डील करने का, आपको आइडिया है कि उनकी तकलीफें क्या हैं, आपको आइडिया है कि सोसाइटी में एल्डर्स के साथ क्या गड़बड़ी हो रही है, आप इनफ क्वालिफिकेशन है वो, दैट्स इट। एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, नॉट क्वालिफिकेशन। ठीक है? देन एनवायरनमेंट का भी ऑडिट होता है भाई। आप कहीं अपनी फैक्ट्री की वजह से धुआं इतना तो नहीं छोड़ रहे, पानी में कहीं केमिकल्स तो नहीं बाहर है जिससे इकोलॉजी उस वाले एरिया की बिगड़ रही है। देन मैनेजमेंट ऑडिट होता है। मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस मैनेजमेंट सही से ले रहा है या नहीं ले रहा, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। सर मैनेजमेंट के डिसीजन को कौन चैलेंज करेगा? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं कि जाओ जरा मैनेजमेंट डिसीजन सही से ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसको चेक करो। अच्छा एक बात बता दो, क्या इस दुनिया को कोई ऐसा मैनेजमेंट होगा जो 100% डिसीजन सही से लेता है? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मैनेजमेंट ऐसा होगा जो 100% डिसीजन सही से लेगा? नहीं, ऐसा कोई मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो 100% डिसीजन सही से लेता है। मैनेजमेंट डिसीजन 70% सही होंगे, 80% सही होंगे। मैनेजमेंट ऑडिट की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर मैनेजमेंट के डिसीजन 30% सही है या 20% सही है और 80% डिसीजन गलत ले रहा है मैनेजमेंट, वहां पर मैनेजमेंट ऑडिट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट ऑडिट की जरूरत कहां पड़ती है? मैनेजमेंट ऑडिट की जरूरत कहां पड़ती है? ऐसे बाहर चले जाओ, स्केल, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, सब कुछ देख के आ जाना आराम से डिस्कस करके। सो मैनेजमेंट के डिसीजन, मैनेजमेंट की जहां पर मैनेजमेंट की एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन की परसेंटेज कम होती है, वहां मैनेजमेंट ऑडिट की जरूरत पड़ती है देखने के लिए मैनेजमेंट में कहां कमी है भाई, डिसीजन सही से क्यों नहीं हो पा रहा।
बिल्कुल, प्राइवेट कंपनीज में भी होता है। शेयर होल्डर्स कई बार प्राइवेट कंपनी के लिए भी कहते हैं मैनेजमेंट सही से क्यों नहीं कर पा रहे, इसका चेक करो, बिजनेस तो बहुत तगड़ा है लेकिन डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे। परफॉर्मेंस ऑडिट सुन लिया है मैंने, क्लास के बाद इसका जवाब मिलेगा और इंतखाब सर के साथ जवाब मिलेगा। परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब आप एफिशिएंसी कितनी रखी हुई है, इनपुट आउटपुट रेशो क्या है आपका, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, आपके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये तुम लोग बताओगे प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है भाई? वो प्रोप्राइटरी होता है, प्रोप्राइटरी, यह प्रोप्राइटी, सोल प्रोप्राइटरी, वो प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटी। नालायक, पढ़ा है तुमने ऑलरेडी। गवर्नमेंट ऑडिट याद है, सीएजी करता था और वो प्रूडेंस को चेक करता था, प्रूडेंस। प्रोप्राइटी वर्ड का क्या मतलब है? प्रूडेंस। प्रूडेंस जहां चेक होती है, जहां जो खर्चा किया गया है वो वाजिब किया गया ना वाजिब किया गया, वो भी चेक होता है। सिर्फ खर्चा इनवॉइस से चेक नहीं होता, उसकी एक्यूरेसी पे भी क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है। ऑपरेशनल ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का मतलब आपके जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, हार्डवेयर लगे हुए हैं, उनका चेक होगा। ठीक है। फिर आगे आ जाओ, टाइमिंग और पीरियोडिसिटी के बेसिस पे अलग अलग टाइप के ऑडिट अलग अलग समय पे होते हैं साल के दौरान। एक होता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट, जो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। इसका कोई एग्जाम्पल दे दो। हाँ, इंटरनल ऑडिट इज वन एग्जाम्पल, एंड बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट साल के एंड में नहीं होता। अगर बैंक ऑडिट साल के एंड में होगा तो फिर तो भाई जितना भी लोन में घपला करना होगा ना मैनेजर को, वो कर चुका होगा। एक साल में तो वो कितने करोड़ों के लोन का गड़बड़ कर चुका होगा। तो जो बैंक ऑडिट होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, वो लगातार चलता रहता है। हर हफ्ते नहीं, जीएसटी एनुअल ऑडिट है, हर हफ्ते उसमें ऑर्डर जाता है और बैंक का ऑडिट करता है। सो कॉन्टिन्यूस ऑडिट मीन्स जो लगातार चलता रहे पूरे साल के दौरान, जो साल के एंड में आके ना हो। अच्छा, एनुअल ऑडिट मतलब साल में एक बार, एंड होगा साल उसके बाद। इंटरिम ऑडिट मतलब साल में 2 बार, एक बार साल के बीच में होगा इंटरिम ऑडिट, फिर एंड में होगा, 6 महीने पहले खत्म करेंगे फिर एंड में होगा। ठीक है। और लास्ट होता है भाई बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट एनुअल ऑडिट ही होता है। एनुअल ऑडिट एंड बैलेंस शीट ऑडिट मीन्स द सेम थिंग, जहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाते हो, दैट इज एनुअल ऑडिट विच इज द बैलेंस शीट ऑडिट। सो टाइमिंग के अकॉर्डिंग इतने टाइप के ऑडिट होते हैं। अच्छा, स्कोप, स्कोप मतलब स्कोप ऑफ वर्क, आपको कितना ऑडिट करना है। जहां आपको कंप्लीट ऑडिट करना है, 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीट ऑडिट। जहां सारी चीजें चेक होंगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सब चीजें चेक होंगी, उसे बोलते हैं कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का एक एग्जांपल दे दो। फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लीट ऑडिट का सबसे पुख्ता एग्जांपल है। क्या अगर मैनेजमेंट बोले भाई सुनो बाकी सब चेक कर लेना, ये लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस चेक मत करना, क्या फाइनेंशियल ऑडिट में तुम्हें मंजूर होगा या ना मंजूर होगा? ना मंजूर सर, पॉसिबल ही नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब ही है कंप्लीट ऑडिट। अगला है भाई पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट का एक एग्जांपल दे दो। कॉस्ट ऑडिट, एक और एग्जांपल दे दो पार्शियल ऑडिट का। टैक्स ऑडिट, अरे टैक्स ऑडिट में तुम सारी ट्रांजैक्शन चेक करते हो या सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन जो टैक्स को इंपैक्ट करेंगी वो चेक करोगे? सिर्फ टैक्स वाली चेक करोगे, सारी नहीं चेक करोगे। सो टैक्स ऑडिट क्या है? पार्शियल ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है? पार्शियल ऑडिट। क्यों सर कॉस्ट ऑडिट पार्शियल क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट शीट का ऑडिट होता है, सारे अकाउंटिंग हेड्स का ऑडिट नहीं होता। कॉस्ट को जो चीज इफेक्ट नहीं कर रही होती हम उसे छूते भी नहीं, पार्शियल ऑडिट हो गया। ठीक है, दिस इज पार्शियल ऑडिट। देन नेक्स्ट है भाई डिटेल्ड ऑडिट। ये क्या है? ये है इन्वेस्टिगेशंस, जहां इन डेप्थ जाके आप ऑडिट करते हो, सारी चीजों को एकदम खोद खोद के ऑडिट करते हो, इन्वेस्टिगेट भी करते हो और ऑडिट से कुछ ज्यादा करते हो। जो ऑडिट होता है जैसे फॉरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, दैट इज डिटेल्ड ऑडिट। समझ में आया? सो कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट, ये 3 टाइप के ऑडिट है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सेम भाई, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सेम है। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, सोशल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, दोनों बिल्कुल सेम। बस ये क्लासिफिकेशन की तरह अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसका अलग अलग देने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो ये है भाई टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, बात समझ में आई? फर्स्ट चैप्टर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता,